नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में मैंने बोला था कि इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। और इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो हमने वहाँ लगभग 7 कारकों की बात की थी, जिसमें से मैंने ये भी कहा था कि मैं 2 जो मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण को, इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट 2 में हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम की। हालांकि इसको पढ़ने के पहले एक बार हम लोग दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कि विकास के जो 2 मुख्य कारक हैं, विकास के कारक, और विकास के ये 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम एक कारक की बात करें तो एक कारक आपका है वंशानुक्रम, और दूसरा कारक है वातावरण। ठीक, तो अब ये वंशानुक्रम जो है इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? ये कैसा होता है? जैविक। ये एक तरीके का कैसा कारक है? जैविक कारक है। जबकि हम वातावरण को अगर बोलें तो एक ऐसा कारक है, ये एक तरीके का सामाजिक कारक है। एक तरीके का सामाजिक कारक है। ठीक, अब ये जैविक कारक जो है ये किस पर डिपेंड करता है? ये नेचर पर, अर्थात जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन जो हमारा सामाजिक कारक है ये किस पर डिपेंड करता है? नर्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे? पोषण। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? पोषण। तो प्रकृति जो है, जो नेचर है, जो जन्म से रिलेटेड है, वो जैविक कारक है, और सामाजिक कारक वो है जो कि पोषण से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि ये जो जैविक कारक है, इस जैविक कारक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ये माता पिता पर है। इसके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? माता पिता। लेकिन अगर हम सामाजिक कारक की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वातावरण पर। ठीक, वातावरण पर। अब बात यह है कि ये जो है अब जैविक जो कारक है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैविक विकास से। ये संबंधित है किससे? जैविक विकास से, या जिसे हम आनुवांशिक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम आनुवांशिक विकास भी कह सकते हैं। आनुवांशिक विकास, और ये संबंधित किससे है? जन्म से। इसी तरह अगर हम इस तरफ बात करें कि जो हमारा सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास, ये सामाजिक विकास किस पर डिपेंड करता है? ये वातावरण पर डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, आपके आसपास किस तरह का माहौल है, आपके आसपास की हवा कैसी है, आपके आसपास आपका रहन सहन कैसा है, किस क्षेत्र में रहते हैं। ये बातें जो हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित। तो सामाजिक विकास जो है वो सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है, और जैविक विकास जो है वो जन्म से संबंधित है। आपको जन्म से क्या चीज़ें आपको मिली हुई हैं उससे संबंधित है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता हमें क्या देती है? हमें विकास की क्षमता देती है। आनुवंशिकता हमें विकास की क्या देती है? क्षमता।
आनुवंशिकता हमें विकास की क्षमता देती है और वातावरण क्षमता को विकसित होने का अवसर देता है। ये अंतर है, आनुवंशिकता से हमें विकास की क्षमता मिलती है और वातावरण क्षमता को विकसित होने का अवसर देता है, यही चीज़ है। जैसे इसको एक चीज़ और हम कह सकते हैं, हो सकता है नीचे दिखे ना, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस तरफ बता रहा हूँ कि जैसे किसी एक बीज में पौधा या पेड़ बनने की क्षमता, ये क्या है? यही है वंशानुक्रम। बीज में पौधा या पेड़ बनने की क्षमता वंशानुक्रम है। और अगर हम वातावरण की बात करें तो पौधे या पेड़ का विकास कितना होगा, जब हम ये देखते हैं तो हम किसको देख रहे होते हैं? तब हम बात कर रहे होते हैं वातावरण की। तो इस तरीके से विकास के मुख्य दो कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम एक तरीके का, इसे हम जैविक कारक कह सकते हैं और ये प्रकृति पर डिपेंड करता है, अर्थात जो ईश्वर ने हमें दिया है। वातावरण एक तरीके का सामाजिक कारक है और ये हमारे पोषण पर डिपेंड करता है, ठीक है, हमें आसपास कैसी चीज़ें मिल पा रही हैं उस पर डिपेंड करता है। जैविक कारक जो विकास का एक कारक है, अगर इसका उत्तरदायित्व तो देखा जाए किसका होता है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल होता है माता पिता पर, अर्थात माता पिता के द्वारा जो गुण हमें दिए गए हैं उसी अनुसार हमारा जैविक विकास होगा। इसी तरह से सामाजिक विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो हमारा वातावरण है। सामाजिक विकास के लिए वातावरण उत्तरदायी है और जैविक विकास के लिए हमें जन्म से पहले कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, जन्मजात हमें कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, उससे संबंधित हमारा जैविक विकास है या आनुवंशिक विकास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, आपको दौड़ने की क्षमता तो मिल गई है, लेकिन आपको रास्ता कैसा मिला है वो डिपेंड करता है वातावरण पर। दौड़ने की क्षमता तो आपको ईश्वर ने दी है, आपके माता पिता के द्वारा दी गई है, ठीक है, लेकिन अब आपको दौड़ने की क्षमता तो है आपके अंदर, लेकिन आपको रोड कैसा मिलता है, रोड में गड्ढे हैं या रोड अच्छा है, रोड कच्चा है, रोड पक्का है, किस तरह का है, ये वातावरण है। और जैसा वातावरण आपको मिलेगा तो उसी हिसाब से आपकी क्षमता का विकास होगा। यही है वातावरण और वंशानुक्रम, और यही दो बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ वंशानुक्रम की डिटेल से, इसको हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम की। हेरिडिटी। सबसे पहली चीज मैं तो आपको एक एक पॉइंट बताता चला जाऊंगा। एक चीज ये है कि ये कैसा है, स्थायी, अर्थात इस पे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके माता पिता से जो गुण मिले हैं वो जितने हैं उतने ही रहेंगे और आजीवन उतने ही रहेंगे, अर्थात ये फिक्स है। इसी तरह अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण कैसा है, गत्यात्मक है, गतिशील है। आज आप यहाँ पे हैं तो आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रभावित कर रहा है। एटमॉस्फेयर मैं बार बार बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत हुई, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है समझने में तो एनवायरनमेंट समझ लीजिए। तो ये जैसा आपको आज यहाँ पर एनवायरनमेंट मिला है, कल दूसरी जगह आप जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। तो इस तरीके से वातावरण के बदलने से आपका जो है विकास भी बदल सकता है, बट वंशानुक्रम से मिली हुई चीज़ें कभी भी बदल नहीं सकती हैं। ये जहाँ जाएंगे आपके साथ में जाएंगी, अर्थात ये कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, स्थायी होती है। पहला पॉइंट तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनहेरिटेंस है, इसी इनहेरिटेंस से ही हेरिडिटी बना है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पैतृक
पैतृक या विरासत, अर्थात आपको जो पैतृक चीज़ें मिली हुई हैं, जो विरासत मिली हुई है अपने माता पिता से, जैसे वसीयत में किसी पुत्र को बहुत सारी संपत्ति का मिल जाना, एक विरासत का मिल जाना होता है, उसी तरीके से आपके माता पिता की जो जैविक विरासत है उसका आपको मिल जाना ही क्या है, इनहेरिटेंस है, विरासत है। तो इस तरीके से विरासत आपको यहाँ पर मिल जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करें कि जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकता और हेरिडिटी, वंशानुक्रम में क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको समझने के लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब क्या है कि आनुवंशिकता का अध्ययन ही क्या है, वंशानुक्रम है। अर्थात जैसे हम बात करें कि ये आपका वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, और इसी के अंतर्गत आपका जेनेटिक्स आएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो ये जेनेटिक्स किससे बना है, ये जेनेटिक्स बना है जीन शब्द से, जीन शब्द से बना है। ओके, और इस जेनेटिक्स का अर्थ क्या है, इस जेनेटिक्स का अर्थ है माता पिता से मिले गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, जीन द्वारा होता है। अर्थात जब हम ये अध्ययन करें कि जीन के द्वारा हमें जो गुण मिले हुए हैं वो उनका अगर हम अध्ययन करें तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं। अगर इसी तरह हम हेरिडिटी की बात करें तो माता पिता से मिले गुणों के समूह का अध्ययन, जब माता पिता से मिले गुणों के समूहों का अध्ययन हम करते हैं तो उसे हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और जब माता पिता से मिले गुणों का हस्तांतरण जीन द्वारा होता है, इस बात के अध्ययन हम करें तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात वंशानुक्रम के, जब हम वंशानुक्रम पढ़ेंगे तो हम जेनेटिक्स को जरूर पढ़ेंगे। वंशानुक्रम का ही एक पार्ट क्या है, आनुवंशिकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, वो मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से लिख दे रहा हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीन की, तो जीन क्या है, एक तरीके से अल्फाबेट होते हैं। ये अल्फाबेट होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो मानवों में जीन की संख्या लगभग कितनी है, 35,000 है। इसके अलावा पूरे अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कितने लोग हैं, 8 अरब, लगभग 8 अरब लोग हैं। लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न हैं। पूरे विश्व में लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और वो सभी ये सभी एक दूसरे से एकदम अलग हैं। कोई एक दूसरे जैसा नहीं है, कोई एक जैसा नहीं है। बहुत सारी समानताएं मिल सकती हैं लेकिन पूरी तरह से समान विश्व में कोई नहीं है। और मानवों में जीन की संख्या लगभग 35,000 होती है और जीन जो है अल्फ़ाबेट होते हैं। ये अल्फ़ाबेट कैसे कहा गया, जैसे अंग्रेजी में अगर बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला की जो है उसमें कुल मिलाकर के 26 अक्षर होते हैं और इन 26 से ही ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी सी डिक्शनरी बन जाती है। बहुत सारे जो शब्द हैं, मीनिंग है, बनाई जा सकती हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है।
ठीक उसी तरीके से जब 26 से इतने ज़्यादा शब्द बनाए जा सकते हैं तो फिर ये 35,000 जो जीन्स हैं, लगभग 35,000, इनसे सोचिए कितने सारे नए जीन्स बन सकते हैं। हालांकि ये बात एकदम सत्य है कि माता पिता से जो बच्चों में गुण आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में माता पिता से भिन्न एक जीन का निर्माण होता है। इसी वजह से पूरी तरीके से बच्चे भी माता पिता की तरह नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें अवश्य होती है, क्योंकि एक जीन ऐसा है जो बिल्कुल माता पिता से बच्चों में एकदम भिन्न होता है। और वो कैसे बनता है? जैसे 26 अक्षरों से मिलकर के एक नई डिक्शनरी, नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इन 35,000 जीन से ये कहा गया है, माना जाता है कि ढेर सारे जीन्स जो न्यू न्यू हैं वो बन जाते हैं और हर एक व्यक्ति में एक नया जीन होता है। इसी वजह से कोई एक दूसरे से समान नहीं है, सारे एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ समानताएं होने के बावजूद भी पूरी तरीके से कोई दो व्यक्ति समान। ठीक है, तो यह वंशानुक्रम के बारे में है। और इसका अगर हम इसको संध विच्छेद कर दें तो वंश धन अनुक्रम, अर्थात वंश का अनुक्रम बढ़ते रहना, वंश की चीजें लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होते रहना, यही है वंशानुक्रम। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो वंशानुक्रम की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं वो क्या हो सकती हैं। जैसे परिभाषाओं की बात करें तो बी.एन. झा की एक परिभाषा है, बी.एन. झा। इनके अनुसार वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब व्यक्ति की वो जो जन्मजात विशेषताएं, जितनी भी सारी जन्मजात चीजें उसको मिलती हैं, इन सभी को अगर एक साथ कुल मिलाकर के जोड़ लिया जाए तो इसी को हम वंशानुक्रम कह सकते हैं। ये बी.एन. झा के अकॉर्डिंग परिभाषा है। अगली परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। अब रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार परिभाषा क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त करने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त करने वाले गुणों का नाम ही क्या है? वंशानुक्रम। ये किसकी परिभाषा है? रूथ बेनेडिक्ट की। अगली जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वुडवर्थ के अनुसार। इनकी परिभाषा है कि वंशानुक्रम में वे सभी चीजें, वे सभी बातें आती हैं जो नंबर 1 जीवन के आरंभ करने के समय, जीवन के आरंभ करने में, नंबर 2 गर्भाधान के समय, नंबर 3 जन्म से 9 माह पूर्व व्यक्ति में
उपस्थित थी। ये परिभाषा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करने में। जीवन का आरंभ कब होता है? जब एक संयुक्त कोष, जिसे जाइगोट कहते हैं, वो बनता है। अर्थात स्पर्म और ओवम जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण होता है और वहीं से एक भ्रूण बनता है और वहीं से जीवन का आरंभ हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जीवन के आरंभ करते समय, गर्भाधान के समय और जन्म से 9 माह पूर्व जो व्यक्ति में उपस्थित थी सारी बातें, वो सभी की सभी बातें जो है वो वंशानुक्रम में ही आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 3 परिभाषाएं हैं, बीएन झा के अनुसार, रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार और वुडवर्थ के अनुसार। तो इन 3 परिभाषाओं को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये सारे आपको पता होना चाहिए कि जो जीन होते हैं वो कई सारे जीन के समूह जो है वो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र में कई सारे जीन होते हैं। गुणसूत्र जो है एक बड़ी इकाई है, गुणसूत्र एक बड़ी चीज़ है और उसके अंदर ढेर सारे जीन पाए जाते हैं। अर्थात गुणसूत्र की इकाई हम किसे मान सकते हैं? हम जीन को मान सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक ये भी बनता है कि हमें क्रोमोसोम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात गुणसूत्र क्या है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? 1875 ईस्वी में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की। किसने? स्ट्रासबर्गर ने की। और इसके अगर हम नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, अर्थात ये नाम किसने दिया, तो ये नाम जो है वो वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। ये वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। तो नाम क्रोमोसोम का वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। अगर बात करें कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और 23 जोड़े का मतलब है कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, और जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं। अब ऑटोसोम्स होते हैं का मतलब क्या है? मतलब 22 जोड़े जो हैं वो समान होते हैं। 22 जोड़े एकदम समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का कार्य करता है। लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अर्थात जिस संतान का जन्म हुआ है वो लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण, लिंग का निर्धारण करने वाला 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें पुरुष गुणसूत्र की, पुरुष में गुणसूत्रों की और महिला में, तो यहाँ क्या होता है? XY और यहाँ XX। अब ये जो Y है यही डिपेंड करता है, यही एक कारण बनता है कि सच में जो संतान का जन्म हुआ है वो लड़का होगी या लड़की। जैसे XX अगर आप मिलेंगे तो ये XX मिलकर के पुत्री का जन्म होगा। अगर ये 2 गुणसूत्र इस तरीके से मिलते हैं, अगर XY मिलते हैं तो यहाँ पर जो Y है यही कारण बनता है क्या? कि पुत्र होगा। तो इस वजह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पुरुष गुणसूत्र होता है, पुरुष गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कारण बनता है। इसके साथ ये भी आप जानते रहिए कि एक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं। अब जीवन का आरंभ कैसे होता है, जिसके मैंने पहले बताया था कि जीवन का आरंभ कैसे होगा? एक भ्रूण जब बनता है
तभी जीवन का आरंभ होता है। भ्रूण का आरंभ होता है एक संयुक्त कोष से, एक संयुक्त कोष से। और ये जो संयुक्त कोष है इसी को नाम क्या दिया जाता है दोस्तों? इसी को नाम दिया जाता है जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे बनता है? जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है, अर्थात शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये जब मिलते हैं तभी एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। ठीक, और यही जाइगोट जो है इसी से भ्रूण की शुरुआत होती है, इसी से जीवन का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये बातें थी जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि इसकी क्रोमोसोम की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की। नाम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। 23वां जोड़ा जो है लिंग निर्धारण का कार्य करता है। पुरुष गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कारण बनता है और एक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं और इस तरीके से जीवन का आरंभ होता है। तो यहाँ हम लोगों ने वंशानुक्रम में इतनी सारी चीजें जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जुड़वा का जन्म होता है, अर्थात जो युग्मनज थ्योरी है, जो युग्मनज सिद्धांत है, उसकी बात करेंगे। और एग्जाम में जरूर यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। जुड़वा कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम उसमें जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।